A very, very good evening to all my SV atoms. How are you all? Can you hear me? फटाफट से मुझे कमेंट्स में बता दो whether all of you can hear me or not because I seriously want to get started with our last chapter for grade 11th JEE Main Chemistry which is Environmental Chemistry. अरे यार इस चैप्टर को तो मेरे ख्याल से हर एक को पढ़ना ही चाहिए. मे बी तुम एक केमिस्ट्री के एक साइंस के स्टूडेंट हो या नहीं हो, तुम्हें कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, नॉन साइंस बैकग्राउंड से हो, तो भी मैं बोलूंगी कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर जरूर पढ़ना चाहिए. इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है ना. चलो, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है फ्रॉम अ नॉन साइंस बैकग्राउंड की इस चैप्टर को हम पढ़ें, इसको समझें, चलो कोई बात नहीं. बट जो जेई मेन को टारगेट कर रहे हैं ऐसे स्टूडेंट्स अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, गाइस दिस इज द लास्ट चैप्टर फॉर अ फास्ट ट्रैक रिविजन. फास्ट ट्रैक रिविजन का लास्ट चैप्टर का मतलब ये नहीं है कि आई एम गोइंग टू वाइंड अप द फास्ट ट्रैक रिविजन सीरीज हियर. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो डेफिनेटली इट इज नॉट लाइक दैट. आई वाज जस्ट चेकिंग कि आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक दैट कि फास्ट ट्रैक रिविजन हमारी एंड होने वाली है. वी विल अगेन बी कंटिन्यूइंग विद द फास्ट ट्रैक रिविजन फ्रॉम अप्रैल 1 दिस टाइम फॉर ग्रेड 12th. ठीक है, जेई मेन का सिलेबस. सो जल्दी से इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टार्ट कर देते हैं. आई विल हार्डली बी टेकिंग 15 से 20 मिनट ऑफ योर्स एंड वी विल कंप्लीटली वाइंड अप द चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस चैप्टर को उठाते ही नहीं है, ये सोच के कि बाहर में जाइए चैप्टर, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आता है. एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो जेई मेन में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आते ही आते हैं क्वेश्चन. मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं होता फिर भी क्वेश्चन आ जाता है. सो ये चैप्टर कर कर जाना अपने आप में वर्थ इट है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद माई इंट्रोडक्शन. So guys, my name is Sakshi Vora and I am a pass out of IIT Roorkee. 10th और 12th में I was CBSE state topper. I was also awarded with KVPY fellowship जब मैं grade 12th में थी and last 7 years से I have been teaching chemistry. बहुत सारे students को मैंने mentor किया है online as well as offline. ठीक है, एक बहुत important सी announcement I would like to do here. Unacademy का every Sunday, listen to me very carefully. एवरी संडे यू विल बी हैविंग अनअकैडमी का एक स्कॉलरशिप टेस्ट. वहां पर उस टेस्ट के बड़े सारे फायदे हैं. बहुत सारे इंडिया में स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस टेस्ट को लिखते हैं. इट्स एन ऑनलाइन टेस्ट, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. ठीक है, इट्स एन ऑनलाइन टेस्ट. सबसे पहले अगर किसी बच्चे को रेगुलरली टेस्ट देने की आदत है, सो एक बड़ी अच्छी चीज ये हो जाती है कि यू आर नेवर अफ्रेड ऑफ द कॉम्पिटिशन अहेड. जब तुम टेस्ट देने बैठते हो तो तुम्हें जब रिजल्ट हाथ में आता है तो तुम्हें अपना वो आईना दिखता है कि तुमने कितने अच्छे से परफॉर्म किया या कितना खराब परफॉर्म किया. तो सबसे पहले कंपटीशन का आइडिया लग जाता है कि बाकी बच्चे कैसा कर रहे हैं. अपने कंपटीशन, अपने आप को तुम जब कंपीट करते हो कि एक हफ्ते में कम नंबर आए, दूसरे में ज्यादा आए, तो मतलब अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज कर सकते हो, है ना. एक अच्छे से रिवीजन हो जाता है, एक हमारी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बन जाती है कि हर हफ्ते टेस्ट है तो हमें देना ही देना है ना. एंड द फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि यू विल बी गेटिंग गुड स्कॉलरशिप्स ऑल्सो. तो जिन बच्चों को फीस भरने में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं आउट देयर जिनको फीस भरने में प्रॉब्लम होती है. ऑल्दो फीस बहुत ज्यादा नहीं है, द चार्जेस आर रियली लेस, बट स्टिल आई अग्री कई बच्चों को जो मनी है उसको भी स्पेंड करने में थोड़ा सा टफ होता है. आई टोटली अंडरस्टैंड द सिचुएशन. यू कैन डेफिनेटली यूज द स्कॉलरशिप थिंग in order to be okay, in order to be like getting the subscription. फिर वो कोई डाउट नहीं रहेगा कि हम नहीं खरीद सकते. नाउ यू कैन डेफिनेटली गेट योर सब्सक्रिप्शन, राइट. सो मेनी अच्छे स्कॉलरशिप प्राइजेस आर देयर. ठीक है, चलो अब लेट्स से स्कॉलरशिप मिल भी जाती है तो बढ़िया हो जाता है, और नहीं भी है देन ऑल्सो आई विल आस्क यू टू डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. दो टाइप की क्लासेस हैं अनअकैडमी पे, एक प्लस की, एक आइकॉनिक की. प्लस में क्या होता है, हर रोज रेगुलर क्लासेस चलती हैं, प्रॉपर बैचेस हैं, बहुत सारे बैचेस हैं. अगर तुमने जेई का सब्सक्रिप्शन ले लिया लेट्स से, ठीक है, जिसके प्राइजेस हैं ये एक साल का पड़ता है लगभग 2888. इतने में तुम्हारी पूरी जेई की पढ़ाई होती है, पर मंथ के चार्ज है. और यही लेट्स से कोई बच्चा 1.5 साल के लिए खरीदता है तो वो पड़ता है 2300 के आजू बाजू, और 2 साल के लिए एक साथ खरीदते हो तो लगभग पड़ता है 2100 पर मंथ. दैट्स इट. ठीक है, इतनी फीस भाई साहब, दिस इज नथिंग कंपेयर टू जो बाकी ऑफलाइन कोचिंग होते हैं. बहुत फीस, बहुत खर्चे होते हैं रहने में. बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए, स्पेशल दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं पढ़ने के लिए ऐसी सिटीज में.
टेंशन अलग मम्मी पापा को, भाई साहब ये काफी अच्छी चीजें हैं, यू शुड डेफिनेटली प्लान आउट फॉर दीज थिंग्स, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर तुमने जेई का सब्सक्रिप्शन लिया तो जितने भी बैचेस चल रहे हैं, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सबकी क्लासेस तुम अटेंड कर सकते हो, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बेस्ट चीज है। मान लो मुझसे केमिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझसे पढ़ो, नहीं तो किसी और टीचर से अच्छा लग रहा है उनसे पढ़ लो। एक चैप्टर मुझसे पढ़ रहे हो, एक किसी और से पढ़ रहे हो, दिस इज टोटली अप टू यू, यू कैन यूटिलाइज दिस सब्सक्रिप्शन द बेस्ट पॉसिबल वे जो तुम्हें लगता है, ठीक है। अच्छा, ये प्लस हो गया। आइकॉनिक में क्या होता है, प्लस के सारे फीचर्स होते हैं, साथ साथ यू विल बी गेटिंग अ मेंटर जो थ्रू आउट योर स्टडी तुम्हें प्रॉपर्ली गाइड करते रहेंगे, ठीक है। ये कुछ सब्सक्रिप्शन के बारे में हो गया। ये कोड यूज कर लेना, बताना भूल गई। यू कैन यूज दिस कोड साक्षी लाइव, चाहे तुम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, 3 मंथ्स का ले रहे हो, यू कैन डेफिनेटली यूज द कोड साक्षी लाइव एंड यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट विच इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। तो ये तुम यूज कर सकते हो दिस कोड, ठीक है। अब लेट्स से, अब मैंने तो देखो पूरी मेहनत से तुम्हें करा दिया है ना, पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन भी करा दिया, लास्ट चैप्टर है। मान लो किसी को डाउट्स है और यूट्यूब पे लेट्स से तुम्हारे डाउट्स में नहीं क्लियर कर पाई, स्टिल यू हैव सम डाउट्स, तो कॉपी में ऐसे गोल गोल मार्क कर रखा होता है। अब उन डाउट्स को क्या करना, फोटो खींचना। मेरे एसवी आइटम्स तो ये करेंगे, मुझे अपने एसवी आइटम्स के पास डाउट्स नहीं पेंडिंग चाहिए। डाउट कभी भी आता है, फोटो खींचो, अपलोड कर दो एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल, सेंड इट टू योर टीचर, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे है ये सब कुछ, ठीक है। यू विल डेफिनेटली बी एबल टू गेट द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। टू गुड अ फीचर, ठीक है। चलो स्टार्ट कर दिया जाए। टॉपिक का नाम है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बड़े ध्यान से समझते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ वही पॉइंट्स लिखे हैं, वही पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगी जिनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आई मीन मैं तो नहीं बोल सकती हूँ कि क्वेश्चन आएगा, बट यस मैक्सिमम चांसेस हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा। कुछ छूटेगा नहीं, ऐसा नहीं होगा इतना पढ़ने के बाद भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से तुम्हारा क्वेश्चन ना सॉल्व हो, ऐसा नहीं होगा फॉर श्योर, ठीक है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में बात करते हैं। ये तुम्हें पता ही है, द गैसियस एनवेलप सराउंडिंग द अर्थ सरफेस। अर्थ को जितना भी गैसियस एनवेलप ने, लिफाफे ने सराउंड कर रखा है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। डेफिनेशन ये नहीं आती है, कुछ कुछ की पॉइंट्स मैं बताऊंगी, वो इंपॉर्टेंट है। लेयर्स हमारे एटमॉस्फेयर में। द एटमॉस्फेयर हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। पहला रीजन जो है वो है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहाँ से कितना है ये सब पता होना चाहिए। ये सबसे लोएस्ट रीजन है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, अर्थ के सरफेस से लेके लोअर बाउंड्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। इतनी बात क्लियर हो गई। ट्रोपोस्फेयर के बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर। ये ऑर्डर वाइज यार बचपन में 7th 8th में हमारे को एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होता था, उसमें सिखाते थे, ये पता होना चाहिए। आगे देखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन मार्क कर लो। इसी रीजन में हमारे वाटर वेपर होते हैं। वाटर वेपर कहां पर होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, और ट्रोपोस्फेयर में ही सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो यहां से यहां तक के पैराग्राफ में सिर्फ इतना याद रखना है, वाटर वेपर कहां होते हैं, ट्रोपोस्फेयर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिससे रिलेटेड जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर वाली और मीजोस्फेयर के नीचे वाली लेयर को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। चिल मारो। मीजोस्फेयर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको मीजोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे ज्यादा ठंडा रीजन होता है। की पॉइंट हमें ये, ऑल माय एसवी आइटम्स हैव टू लुक एट दिस की पॉइंट। सबसे कोल्डेस्ट रीजन है, -2 से लेके -92 डिग्री तक टेम्परेचर यहाँ पर होता है डिग्री सी में, ठीक है। सो दिस इज द कोल्डेस्ट रीजन, ये याद रखना है। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे थर्मोस्फियर क्या होता है। थर्मोस्फियर कुछ नहीं है यार, मीजोस्फियर के ऊपर वाला थर्मोस्फियर, ये क्या है, सबसे हॉटेस्ट है। ये कुछ कुछ की पॉइंट्स ऐसे हैं जो याद रखने हैं। लगभग 1200 डिग्री सी तक का टेम्परेचर होता है। तो पॉइंट नंबर 1, ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट है। पॉइंट नंबर 2, मीजोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट है, टेम्परेचर नहीं रटना। पॉइंट नंबर 3, थर्मोस्फियर सबसे ज्यादा हॉटेस्ट रीजन है। एंड पॉइंट नंबर 4, जो हमारी एक्सोस्फियर है, दिस इज द अपर-मोस्ट रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर आयनिक और एटॉमिक गैसेस होती है, जैसे ऑक्सीजन, एटॉमिक मतलब नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट हाइड्रोजन, हीलियम, इनके आयनिक फॉर्म्स, ये सारी गैसेस बहुत ज्यादा हाई रीजन में होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर। सो जो कुछ कीवर्ड्स मैंने बताए हैं, ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक और टॉपिक जिससे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में से क्वेश्चन आता है वो है गैसेस, उनकी प्रोडक्शन और उनका नेचर। मैंने बचपन से एसवी एटम्स को सिखा रखा है,
हंस नो मरो। आई होप अब तक तो ये रट ही गया होगा। अगर हंसोगे नहीं तो मर जाओगे, है ना? हंसेगा नहीं तो मर जाएगा यार, कैसी बातें करता है। हंसना लाफिंग गैस N2O, नो NO, मरो कार्बन मोनोऑक्साइड। ये तीनों की तीनों होती है हमारी न्यूट्रल ऑक्साइड्स। ये मैंने यहाँ पे वैसे ही रेफरेंस के लिए बताया, कई बार पूछा जाता है। तो इसमें से सबसे पहले मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूंगी, याद रखो। ये हंसनो मरो एक जस्ट निमोनिक है कि हंसोगे नहीं तो मर जाओगे। N2O लाफिंग गैस, फॉर्मूला याद रखना, नो और NO और CO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स होती है। ध्यान से देखो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर तुमने इनकम्प्लीट कंबशन, जब मैंने ये क्रैश कोर्स कराया था ना, तो मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी। तो जिन बच्चों को वो स्टोरी याद है, आई होप उसको फॉलो करना। कभी भी अगर अंगीठी वगैरह घर में जला रखी हो तो कमरे वमरे बंद करके, छतें छुते ये सब क्या कहते हैं, खिड़कियां बंद करके मत बैठना। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट कंबशन। कोल की जो हमारे हम एक्टिवा स्कूटर ये सब चलाते हैं, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होती है तो वहां पर बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही डेडली गैस है, बंदा मर सकता है, ठीक है। सबसे पहले हेडेक होती है, फिर दिखाई देना कम होता है, कोमा में चला जाता है बंदा, डेथ हो जाती है लास्ट में। दिस इज इंपॉर्टेंट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को रोक देता है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। बट कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन पे अटैक मारता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नाम का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। वो इतना खतरनाक होता है कि अब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकता थ्रू आउट आवर बॉडी, जिसकी वजह से बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है, हेडेक और ये विजुअल डिसेबिलिटी वाली सारी प्रॉब्लम्स होती रहती है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इतना जानना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारी जो ऑक्साइड है वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पेट्रोल के कंबशन से, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, पेट्रोल के कंबशन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। कोल पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में, स्मेल्टिंग जब हम कराते हैं, गर्म कराते हैं हम जब मेटल्स को, ये पेट्रोल कंबशन याद रखना, पेट्रोल रिफाइनिंग याद रखना, ये दो कीवर्ड्स याद रखने हैं। सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अगर हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 याद रखना है। इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, अब यार क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया और हवा में पानी है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड मॉइस्चर के साथ कंबाइन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा, विच इज रियली अ कोरोसिव एसिड। फिर एसिड रेन वाली कहानियां वो भी अभी आगे बढ़ाऊंगी। तो इस पूरी स्लाइड के दो कीवर्ड है, पेट्रोलियम कंबशन और पेट्रोलियम रिफाइनिंग में सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और भी गैसेज हैं जैसे NO, NO2 के बारे में जितना जितना रिक्वायर्ड है मैं साथ साथ बताती रहूंगी, ठीक है। नाउ लेट अस मूव फर्दर, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब है हमारे फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। यार ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से मतलब डायरेक्ट लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इफ यू डोंट माइंड, ये मैंने एनसीईआरटी की लाइंस लिखी है एंड आई वुड लिटरली वांट टू रीड आउट द लाइंस बिकॉज इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। देखना, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अच्छा हाँ, मैं एक और चीज बता देती हूँ। काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर के फास्ट ट्रैक में इतनी धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो? बिकॉज यार बाकी चैप्टर्स की हमें करनी थी सिर्फ एक रिविजन। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को आधा घंटा भी दे नहीं रखा, कभी नहीं दे रखा लाइफ में। तो अगर ये 15-20 मिनट मेरे साथ जब स्पेंड कर रहे हो तो इतने अच्छे से कर लो, क्योंकि इन्हीं में से ही क्वेश्चन आने हैं। तो आई एम टीचिंग दिस टॉपिक धीरे धीरे बिकॉज लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं। कुछ इधर उधर का कोई थॉट नहीं, क्वेश्चन आता होगा वहां पे तो आंसर करोगे, नहीं आता होगा तो तुक्का भी नहीं मार सकोगे, ठीक है। मतलब कोई और लॉजिक भी नहीं लगा सकोगे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो आई एम गोइंग रियली स्लो बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली गुड। 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में करोगे तो आई थिंक इट्स अ गुड ऑप्शन, है ना। देखो, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड by absorbing sunlight in the UV region decomposes into nitric oxide and atomic oxygen, followed by a series of other reactions producing ozone, formaldehyde, acrolein, peroxyacyl nitrate। बस 2 मिनट और। तुम सोच रहे होगे क्या बोल दिया मैम, क्यों बोल दिया? देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यूवी रीजन्स में, मतलब अपर रीजन्स में है। अब हमने इसमें देखना, देखो क्या,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इस पे हमने सनलाइट डाली, ये जो सनलाइट हमने डाली वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को तोड़ देगा, इट विल फर्स्ट ब्रेक इट। अब क्योंकि ये जो HNU डालने से हो रखा है ना, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स बनेंगे इनको हम बोल देते हैं फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स, क्योंकि ये सनलाइट की ही प्रेजेंस की वजह से हो रहे हैं। अगर सनलाइट NO2 पे एक्ट ना करती तो ये सीरीज ऑफ रिएक्शंस नहीं होती। व्हाट आर दी सीरीज ऑफ रिएक्शन? कुछ भी मगअप नहीं करना, मैं बताती हूँ क्या याद रखना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में सनलाइट डाली, ये बनाएगा NO और नेसेंट ऑक्सीजन, इतना तो समझ सकते हो, ये फर्स्ट रिएक्शन याद रखिए। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो O2 के साथ रिएक्शन करके ओजोन बना लेगा, रटना नहीं है। मान लो हमारे पास एल्केन है, एल्केन के साथ नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी, RO रेडिकल बन जाएगा, ये RO रेडिकल फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, RO3 रेडिकल बन जाएगा। कुछ भी रटना नहीं है, मैं बता दूंगी क्या रटना है। RO3 फर्दर एल्केन के साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स बना लेंगे। RO3 NO के साथ रिएक्शन करेगा, RO2 और NO2 बनाएगा। RO2 NO2 के साथ रिएक्शन करेगा, पेरोक्सी एसाइल नाइट्रेट बनाएगा। कुछ भी रटना नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं याद रखनी है, बस इतना याद रखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर अगर सनलाइट पड़ी, ठीक है, तो NO और O में कन्वर्ट होगा, जिनके आगे बहुत सारी रिएक्शंस होंगी और फाइनल प्रोडक्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। ओजोन इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। कीवर्ड याद रखने हैं, बस कीवर्ड याद रखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज आवर कीवर्ड। फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स में कीवर्ड क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सनलाइट एब्जॉर्ब करी यूवी रीजन में, यूवी रीजन में सनलाइट एब्जॉर्ब हुई है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। फर्स्ट लाइन तो पता ही होनी चाहिए। फिर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं याद रखना, ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रोलिन, इसका स्ट्रक्चर हम पॉलीमर्स चैप्टर में करेंगे, अभी नहीं बता रही, नहीं तो कहोगे रटवा रहे हो, पॉलीमर्स चैप्टर में करना सिखाऊंगी कैसे स्ट्रक्चर निकालते हैं। पेरोक्सी असाइल नाइट्रेट्स, ये कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जो मतलब बहुत ही ज्यादा गंदे पॉल्यूटेंट्स की तरह एक्ट करते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स। आगे देखो, ओजोन कॉजेज इरिटेशन एट 1 ppm लेवल। अगर ओजोन की लेवल 1 ppm तक भी होगी तो भी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाती है। कीवर्ड्स याद रखने हैं, काम डन है, काम सॉर्टेड है, ठीक है। यही जो फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हीं को आगे डिस्कस करते हैं। एक अनदर टर्म है स्मोक। ये दिल्ली में, पंजाब की साइड रहने वाले लोग ज्यादा सफर करते हैं, है ना। स्मोक क्या होता है? दिवाली के बाद ये हमें बीमारियां देखने को मिलती हैं। हमारे हवा में स्मोक होता है। स्मोक मतलब कैसे कैसे, कुछ कुछ टाइनी पार्टिकल्स हैं, कार्बन के, ऐश के, ऑयल के, एक्सेट्रा। भाई जैसे कार्बन, कोयला जलाया तो कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए। किसी ने खेतों में वो जो कूड़ा पड़ा होता है, जो बाकी का बचा होता है, वेजिटेशन जो बच जाती है, वो जलाई तो फिर कुछ कुछ पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स हो गए, तो स्मोक है हवा में, ठीक है। और उसके अंदर फॉग मिल जाए, सस्पेंडेड ड्रॉपलेट होते हैं जो फॉग, ओस की बूंदे होती है ना, वो मिल जाए, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? स्मोक। स्मोक दो टाइप की होती है। जेई मेन वाले बच्चे सावधान होके यहाँ से सुने। एक होती है हमारी लंदन स्मोक, जिसको हम क्लासिकल स्मोक, देसी स्मोक भी बोलते हैं। है तो लंदन स्मोक बट हम इसको देसी स्मोक बोल सकते हैं। एक है फोटोकेमिकल स्मोक, जिसको हम लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। इनकी डिटेल बाद में कभी समझा दूंगी, क्रैश ये फास्ट ट्रैक रिवीजन में कुछ कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी, डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सबसे पहले जो लंदन स्मोक है इसके बारे में बात करते हैं। कोयले का राख राख जो होता है, कोयले के पार्टिकल्स, कोयले की स्मोक प्लस फॉग, बिल्कुल बेसिक, अभी तो बताया था। कोयले के छोटे छोटे मतलब कार्बन के पार्टिकल्स और धुआं अगर मिलेगा, मतलब धुआं प्लस फॉग अगर मिलेगी तो उसको बोलते हैं स्मोक। लंदन स्मोक इज द एग्जाम्पल। अब ये इंपॉर्टेंट है। The fog part is mainly sulfur dioxide and sulfur trioxide. प्लीज 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 ये दो कीवर्ड्स याद रखो। जो फॉग है ना, फॉग है ना, जो ओस की बूंदे थी उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है। ध्यान से आगे करो। इट हैज सल्फ्यूरिक एसिड एरोसोल, मतलब सल्फर रिलेटेड है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के एरोसोल्स भी है। एंड इट इज रिड्यूसिंग इन नेचर। इतना याद रखना है, क्या क्या है और क्या क्या उसकी नेचर क्या है। जो फोटोकेमिकल स्मोक है, इट इज अ रिड्यूसिंग स्मोक, दिस इज इंपॉर्टेंट।
ये फोटोकेमिकल कह रही हूँ। लंदन स्मोक जो है ना, वो रिड्यूसिंग स्मोक है, उसकी फॉग के अंदर है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के एरोसोल्स। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है, ध्यान से देखो, द ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन्स एंड ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। मान लो हाइड्रोकार्बन है, उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, एक ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लिया तुमने, और ओजोन ले लिया, देखो द ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन एंड ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी, तो ये तो हो गए हमारे ऑक्सीडाइज हाइड्रोकार्बन और ओजोन हो गए, और ह्यूमिडिटी तुमने साथ में मिला दी, फॉग साथ में मिला दी, इट विल कॉज फोटोकेमिकल स्मोक। आगे देखो इसके अंदर क्या क्या होता है, NO2O3, प्लीज 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 याद रखना, NO2O3, पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रखे हैं जहां पर उन्होंने बस कंपोनेंट्स पूछ रखे हैं कि एक स्मोक में NO, NO2 और O3 है, बताओ किस टाइप की स्मोक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तक जेईई में पूछे जाते हैं। ये याद रखना, ये वार्म और सनी क्लाइमेट में होती है, ऐसा नहीं, मतलब वार्म सा क्लाइमेट होगा, सनी सा क्लाइमेट होगा, तब हमारे पास फोटोकेमिकल स्मोक होती है। और ये बनती कैसे है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। अभी बताया ना, NO हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे अगर सनलाइट की रिएक्शन होती है, ओजोन हो गया, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ये दोनों चीजें कीवर्ड्स जो बोले हैं वो याद रखने हैं, ठीक है। एसिड रेन से जनरली क्वेश्चन यार नहीं आता, काफी सिंपल है, मतलब क्या होता है, हमारे हवा में काफी सारे क्या कहते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, NO2 हो गया, है ना। अब जब पानी आएगा, पानी बरसेगा, टिप टिप बरसा पानी, है ना, बारिश आएगी, तो वो सारे ऑक्साइड इसके साथ मिल जाएंगे, जैसे H2S, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल गया, ये बना लेगा कार्बोनिक एसिड, इट्स अ वीक एसिड, इट्स अ माइल्ड एसिड, तो ये H+ और CO3 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और पानी मिलकर H2SO4 बनाएंगे, जो वापस H+ और SO4 2- बनाएगा, क्योंकि ये H+ रिलीज करेंगे सॉइल में, वेजिटेशन पे, है ना, मार्बल्स की बिल्डिंग वगैरह होंगी, और इवन एटमॉस्फेयर में pH कम हो जाएगा, राइट। और अगर pH कम हो गया, अगर एसिड जो रेन वाटर है उसका pH बिलो 5.5 हो गया, तो हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। ये याद रखना, the oxides of nitrogen, carbon and sulfur present in the atmosphere in water and produce acid, if the pH is lower than 5.5 it is termed as acid rain। ये pH की वैल्यू इज द की पॉइंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे ग्रीन हाउस गैसेज, अब ये सारी ऐसी चीजें हैं जो 7th 8th में तुम्हारी टीचर्स ने तुम्हें डेफिनेटली पढ़ाई होंगी, बट अब जब जेईई के क्वेश्चन करने की बारी आती है तो हमें नहीं आता, क्योंकि हमें की पॉइंट्स नहीं पता होते हैं। ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट ही क्या होता है, मतलब मान लो ये अर्थ है, गोल गोल गोल, है ना, अब यहाँ पर, अब तुम बोलोगे मैम अर्थ की शेप, मैं चिल मार गया आगे, मतलब एक अर्थ है हमारे पास, सनलाइट आ रही है अर्थ पे, ठीक है, तो अर्थ का सरफेस गर्म हो रहा है, अब होता क्या है, पूरी की पूरी सनलाइट वापस एस्केप नहीं करती है, क्योंकि कुछ गैसेज हैं वो सन की जो वार्मथ होती है, जो लाइट की जो वार्मथ होती है, हीट को अपने अंदर रोक के रखते हैं, मतलब सनलाइट आ तो पूरी जाती है बट एग्जिट नहीं कर पा रही होती है। जैसे गाड़ी खड़ी कर दो धूप में, हवा मतलब बाहर रोड पे धूप में खड़ी कर दो, तो अंदर जो तपना हो जाता है ना, गाड़ी के अंदर अगर फ्रूट रख दोगे तो हाय राम बिल्कुल ही तप जाता है ना, बिल्कुल खराब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसने अंदर गर्मी स्टोर कर ली होती है, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। अब मैं काम की बात करती हूँ जो जेईई में डायरेक्ट आते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यू नीड टू नो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। ओजोन, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है, यू नीड टू नो इट्स अ ग्रीन हाउस गैस। मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स, दीज आर ग्रीन हाउस गैसेस। भाई साहब जो सबसे गलत करके आते हैं, वाटर वेपर, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस कॉजिंग गैस, ठीक है। They form a thick cover around the earth which prevents the IR radiations emitted by the earth surface। भाई अर्थ सरफेस से IR रेडिएशन जो अंदर आई थी सन से, वो अब वापस नहीं जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, CFCs एंड वाटर वेपर, दीज आर द रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये याद रखना है, ठीक है। मूविंग ऑन टू हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक, वन इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन, और एक बचा है हमारे पास ये वाटर का पॉल्यूशन, ठीक है। पहले ओजोन लेयर एंड डिप्लीशन कर लेते हैं ध्यान से। The ozone layer existing between 20 to 35 kilometer above the sea Earth's surface, they shield the Earth from the harmful UV radiations। ये बच्चा जानता है
जो हमारी अर्थ के सरफेस पे ओजोन लेयर है, कीवर्ड की पॉइंट कितने एरिया में है, 20 to 35 किलोमीटर तक, है ना। वो IR, ये जो हमारे पास जो यूवी रेडिएशन है उनको अर्थ के सरफेस पे आने से प्रोटेक्ट करती है। बट अगर हमारी कुछ हरकतों की वजह से ओजोन लेयर में होल हो जाता है, ठीक है, तो वो सारी हार्मफुल रेडिएशन अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगी और बड़ी सारी बीमारियां होती है। यही है ना। आगे देखो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। कीवर्ड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इतने गंदे होते हैं कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन कर देते हैं। जो अभी पहले पढ़ के आए थे वही की वही ऑलमोस्ट सेम चीज है। वहां NO2 किस में टूटा था, NO + O में, है ना। यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं N2O से, सनलाइट डाला, ये बनाएगा NO + N, ठीक है। आगे देखो, ये जो NO है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा, बनाएगा NO2 और O2, ओजोन टूट गई यहाँ पर। ये जो O3 था, है ना, ये जो हमारा O3 है, ये जो ओजोन है वापस ये सनलाइट के साथ रिएक्शन करके फिर से O2 + O में बनाएगा, ओजोन ऐसे भी टूटी। फिर NO2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 और O2 बनाएगा, और ओजोन और सनलाइट के साथ रिएक्शन करके ओवरऑल रिएक्शन यही है कि O2 बना रहा है। यू डोंट हैव टू मग अप एनीथिंग, सिर्फ इतना याद रख लेना, N2O रिएक्शन करता है सनलाइट के साथ, बनाएगा NO + नाइट्रोजन, और वहां पर भी NO सबसे ज्यादा काम बिगाड़ रहा था, यहाँ पर भी NO ने सबसे ज्यादा काम बिगाड़ा है। यू डोंट हैव टू मग अप द रिएक्शंस, की सिर्फ कीवर्ड्स याद रखने हैं एंड हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में था। अब लास्ट टॉपिक हमारा है वाटर पॉल्यूशन। तुम्हें बताया कि पानी को अच्छा कहने के लिए, शुद्ध पानी कहने के लिए, है ना, आयंस होने चाहिए पानी में, बट उनकी क्वांटिटी लिमिटेड होनी चाहिए। अगर + हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वाटर पॉल्यूटेड कहलाएगा। जैसे हार्डनेस ऑफ वाटर हमने पढ़ी है एस ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये कोरोसिव इफेक्ट शो करता है। अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो ऊपर से वाइट परत आ जाती है। जैसे फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, जेई में पूछी गई है, ये बता देती हूँ। अगर 1 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर फ्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो फ्लोरोसिस होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कीवर्ड, ये याद रखना है। कॉन्सेंट्रेशन जहां जहां मैं बोल रही हूँ याद रखना है। सल्फेट अगर है सोडियम पोटेशियम के ज्यादा है पानी में तो डायरिया हो जाता है। अगर ये लोग पानी पी लेते हैं, कोई ऐसे लोग पानी पी ले, ऐसा पानी अगर पी लो जिसमें सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो डायरिया हो जाता है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड अगर पानी में, नमक वाला पानी पिएंगे तो एक गंदी स्मेल, गंदा सा टेस्ट आता है। आयरन और मैग्नीशियम ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेड पानी में है तो किडनी खराब होती है, ये पता होना चाहिए। कैडमियम और मरकरी पानी में है, किडनी खराब होती है। आर्सेनिक, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक वाला पढ़कर जाना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। और फर्टिलाइजर्स ये याद रख लेना। एनायनिक डिटर्जेंट्स, ये लास्ट के 2 पॉइंट्स डेफिनेटली यू हैव टू गो थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। मतलब अगर तुमने डिटर्जेंट्स पानी में डाल रखे हैं एंड द डिटर्जेंट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल तो फिर बड़े सारा तरीके हैं पानी को पॉल्यूट करने के, ठीक है। नो एसिड पॉल्यूटेड वाटर pH <3 होना चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार ये मैं बता देती हूँ, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बेसिस पे जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ये 4 लाइनें और अगली स्लाइड की 4 लाइनें मैं पढ़ के बताऊंगी। दिस इज अ काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से देखो। जो बीओडी होता है इसकी डेफिनेशन भी जेई में एक बार डेफिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन था, ध्यान से देखो। इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन consumed by the bacteria and other microorganisms while they decompose organic matter under aerobic conditions at a specified temperature. सिंपल सी चीज है, पानी में, ठीक है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा, उसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे। अब अगर हमें डीकम्पोजिशन करानी है एरोबिक तरीके से, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कितना ऑक्सीजन वो बैक्टीरिया यूज करेगा, कितनी ऑक्सीजन बैक्टीरिया को चाहिए ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए, उसको बोलते हैं बीओडी। पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्लीन वाटर हैज बीओडी <5 ppm। अगर पानी साफ है, ठीक है, तो 5 ppm से ज्यादा ऑक्सीजन बैक्टीरिया को रिक्वायर्ड नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया था। The amount of BOD is also a measure of organic matter। मान लो बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रही है, इसका मतलब
कि उसमें मतलब पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है ना, तो अगर किसी पानी का बीओडी काफी ज्यादा है मतलब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड है. क्लीन वाटर शुड हैव अ बीओडी ऑफ लेस देन 5 ppm, whereas highly polluted water will have a BOD of 17. मतलब अगर मान लो किसी नदी के पानी का BOD है 17, तो वो हाईली पॉल्यूटेड वाटर है. ठीक है, ये वैल्यूज, एक तो ये कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, BOD, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये कहाँ गया अभी किया था, एरोबिक कंडीशन, 5 ppm, 17 ppm, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, Hush, I think that was the last slide. That's it for today's class and that is it for the fast track revision of grade 11th ke topics. Now I'll be meeting you on 1st of April with another fast track series for grade 12th ke topics. Okay? Chalo, so you have to stay tuned. Moreover, April mein mera plus ka course bhi aa raha hai. So those students who want to attend my plus classes also, they can go for plus subscription. These are the prices for 1 year, 1.5 year, 2 years respectively. इट इज टोटली अप टू यू, तुम्हें छोटा सब्सक्रिप्शन लेना है 1 month का, 3 months का, 6 months का, यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो. ठीक है, एंड ये कोड यूज करना भूलना नहीं है. मेरे सारे एसवी एटम्स कोड को बहुत आराम से यूज कर सकते हैं. यू विल बी गेटिंग डायरेक्ट 10% डिस्काउंट अगर ये कोड यूज करोगे. ठीक है, ओके. आइकॉनिक के भी प्राइजेस यहाँ पर मेंशन है. आइकॉनिक में आई टोल्ड यू, जैसे तुम्हारे पास एक मेंटर होगा whom you can ask all your doubts, सारी काउंसलिंग अच्छे से हो सकती है. चलो, अब जिसको भी जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, जस्ट क्लिक अ फोटो ऑफ योर डाउट्स एंड अपलोड इट इन द डाउट सेक्शन, इन द आस्क अ डाउट सेक्शन ऑफ अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. सेंड इट टू द टीचर्स. टीचर्स विल बी रिस्पॉन्डिंग टू योर डाउट्स, मतलब फॉर श्योर. ठीक है, ओके. अच्छा, दिस इज माई ID फॉर अनअकैडमीज लर्निंग ऐप. जिनको मेरी स्पेशल क्लासेस या प्लस क्लासेस अटेंड करनी है, यू कैन फॉलो मी ऑन दिस पर्टिकुलर ID. ठीक है, एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. मेक श्योर अगर ये सेशन पसंद आया सो यू डेफिनेटली हैव टू लाइक इट. अब यार मैंने बड़ी मेहनत करी तुम लोगों के साथ. फास्ट ट्रैक सीरीज ग्रेड 11th के पोर्शन का कंप्लीट हो गया. इफ यू वांट कि एक 12th वाला भी हमारा सक्सेसफुल रहे, सो प्लीज मेक श्योर यू आर शेयरिंग द सेशन विद अदर SV एटम्स ऑल्सो. ठीक है, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी. सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल बिकॉज वंस यू सब्सक्राइब you will not be just a subscriber for sure, you will be my SV atom. और मैं अपने हर SV atom का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ. केमिस्ट्री से तुम्हें प्यार कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैम की. ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय.